उनके छोटे से अपार्टमेंट के कोने में लगा आईना टूटा हुआ था, लेकिन दारा के पास बस यही एक आईना था। हर सुबह वो उसके सामने खड़ी होकर थकी हुई आंखों से अपने चेहरे को देखती, सोचती कि क्या सिर्फ सुंदरता ही एक 3 जाने बचाने के लिए काफी हो सकती है। बाहर लागोस शहर अफसरों से भरा हुआ था, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ दारा ही थी। चिड़िया उसकी मां की हल्की खांसी थी और उसका छोटा भाई इस बात पर बहस कर रहा था कि स्कूल में कौन साफ मोजे पहनेगा। उनकी दुनिया अभावों की भूल भुलैया थी और वह ये दिखावा करते करते थक गई थी कि उसके सपनों की कोई कीमत नहीं है। मॉडलिंग हमेशा से उसका सपना रहा था, सिर्फ शोहरत के लिए नहीं बल्कि उसके प्रतिनिधित्व के लिए भी। आजादी 50, गरिमा, उसके पास वो कद था, वो शरीर था, वो खूबसूरती थी जो डैनफो बसों में भी सबका ध्यान खींच लेती थी। लेकिन हर बार जब वो अपना इनबॉक्स खोलती और अस्वीकृति पत्र या प्रायोजक के प्रस्ताव देखती तो सपना धुंधला हो जाता। फिर ईमेल आया, बधाई हो मिस दाराइज, आपको मिस रेडियंस नाइजीरिया प्रतियोगिता के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। वो पूरे 1 मिनट तक स्क्रीन को देखती रही, सांस नहीं ले रही थी। खुशी ने उसे तपती त्वचा पर बारिश के झटके की तरह मारा। उसकी मां रो पड़ी और बोली कि ये भगवान है। दारा इस पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन ओरिएंटेशन कैंप के पहले दिन हकीकत ने उसे भूख से भी ज्यादा जोरदार तमाचा मारा। उसने लड़कियों को जजों के साथ कमरों में दाखिल होते देखा। फिर वे बाहर आई, हाथों में चमकते बैग, वादे पूरे। उसकी रूममेट फुसफुसाई, भोली मत बनो दारा, अगर तुम उन्हें वो नहीं दोगी जो वे चाहते हैं तो तुम सबसे नीचे रहोगी। फिर भी उसने डटी रहने की कोशिश की। उसने अपने पैरों से खून बहने तक चलने का अभ्यास किया, अपने जवाब याद किए, भूख के बावजूद मुस्कुराई। लेकिन हर मूल्यांकन में वे उसे ऐसे देखते थे जैसे वो अदृश्य हो। तुम खूबसूरत हो, एक जज ने कहा, लेकिन खूबसूरती ही काफी नहीं है, तुम्हें सहयोग करना होगा। उस रात वो अपने पलंग के पास बैठी अस्पताल के बिलों को पलट रही थी, अपनी मां की थकी हुई आवाज को वॉइस नोट में सुन रही थी। चिंता मत करो मेरी बच्ची, भगवान रास्ता निकाल देंगे। लेकिन कभी कभी भगवान देर कर देते हैं। इसलिए जब अगले दिन एक जज ने उसके हाथ में कमरे की चाबी थमा दी तो वो कुछ नहीं बोली, वो बस चलती रही। उसकी एड़ियों की आवाज होटल के गलियारे में गूंज रही थी, मानो उसके अपने अंतिम संस्कार की उल्टी गिनती हो रही हो। मैं यहां खुद को बेचने नहीं आई हूं, उसने उस रात बाथरूम के शीशे में अपने प्रतिबिंब से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जब अस्तित्व की पुकार आती है, यहां तक कि एंजल्स बेंड में भी, होटल का कमरा बहुत ठंडा था, या शायद उसकी आत्मा पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। दारा खिड़की के पास खड़ी थी, अपनी बाहों को अपने शरीर से लिपटाए हुए, अपने पीछे आलीशान सफेद बिस्तर पर बैठने से इनकार कर रही थी। कुछ मिनट बाद जज अंदर आया। उसके शरीर से कोलोन, शैंपेन और हक की खुशबू आ रही थी। उसने समय बर्बाद नहीं किया, न कोई डिनर, न कोई संगीत, नहीं ये छिपाने की कोई अजीब कोशिश कि ये क्या था। बस आराम करो, उसने कहा, अपना ब्लेजर ऐसे उतारते हुए जैसे ये रोजमर्रा की बात हो। तुम पहली नहीं हो और नहीं आखिरी होगी। दारा रोई नहीं, उस रात नहीं। वो छत को घूरती रही और झूमर पर धब्बे गिनती रही। जैसे ही वो उसके ऊपर चढ़ा, जब यह खत्म हुआ तो वो बाथरूम में गई, शॉवर चालू किया और उसके नीचे खड़ी हो गई, पूरे कपड़े पहने। पानी उसके बालों, उसके सपनों, उसकी शर्म को भिगो रहा था। अगले दिन लीडर बोर्ड पर उसकी रैंकिंग बढ़ गई। उसके अगले दिन उसकी अलमारी को अपग्रेड किया गया और हफ्ते के अंत तक 2 और जज। उसने अपने कमरे की चाबियां सौंप दी और उसने दोनों स्वीकार कर ली। उसकी मुस्कान अभ्यस्त हो गई, उसकी आंखें खाली, लेकिन ये काम कर रहा था। उसकी मां की दवाइयां वापस स्टॉक में आ गई थी। उसके भाई बहन स्कूल वापस आ गए थे
और अब कोई उसे दान का पात्र नहीं कहता था। फिर जज टीगा आए। वे बाकियों जैसे नहीं थे, न शादी की अंगूठी, न मीठा मीठा अहंकार। वे जवान थे, ज्यादा तेज थे, और उनकी तारीफें धीमी थी। जब उन्होंने उससे अकेले में बात करने को कहा तो उसे भी यही स्क्रिप्ट की उम्मीद थी। ये उसे बेडरूम में नहीं बल्कि होटल के रूफटॉप बार में ले गया। उन्होंने वाइन की चुस्कियां ली और उसकी पसंदीदा किताबों, उसके गृहनगर, उसके फेल होने के डर के बारे में बातें की। उन्होंने तब तक सुना जब तक उन्होंने नहीं सुना। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हें चाहता हूं, बाकियों की तरह। दारा का दिल बैठ गया। वो जोर से हंसी। तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। कम से कम बाकी लोग तो ईमानदार थे। मैं ईमानदार हूं, टीगा ने जवाब दिया। मैं बस कम अश्लील हूं। उसने सोचा नहीं, उसने बस मान लिया और उसके पीछे उसके कमरे तक चली गई। लेकिन दूसरों की तरह उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने उसे चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह छुआ। उसने उसकी आंखों में ऐसे देखा जैसे वह प्रदर्शन के बाद कुछ देखना चाहता हो। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, उसने फुसफुसाया। इस तरह से आसान है, उसने अगली सुबह अपने कपड़े उठाते हुए जवाब दिया। वो बिस्तर के किनारे पर बैठा उसे चुपचाप देख रहा था। तुम मना भी कर सकती थी, उसने कहा। वो थकी हुई मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी। नहीं, अस्पताल के बिल नहीं भरता। उसके जवाब देने से पहले ही वह चली गई। लेकिन कुछ तो था। उसकी निगाहें सारा दिन उस पर टिकी रहीं। भूख नहीं थी, उलझन थी, या शायद दया, या कुछ और। दारा का शरीर अब एक मशीन की तरह हिल रहा था। सुंदर, सहज, लेकिन खोखला। वो जानती थी कि मंच पर कैसे सरकना है, कैमरों के लिए कैसे पोज देना है, अपना सिर इतना कैसे झुकाना है कि रोशनी उसके गाल की हड्डी पर पड़े। उसने नृत्य सीख लिया था और जजों ने उसे इसके लिए पुरस्कृत किया। लेकिन टीगा, उसने उससे अनुरोध करना बंद कर दिया था। वो अब भी रिहर्सल में आता था, अब भी शानदार संगीत देता था, अब भी छोटी छोटी बातें करता था। लेकिन उसकी नजरें शायद ही कभी उससे मिलती थी। जब वे मिलते थे तो उनके पीछे एक तूफान होता था, ठंडा, मार्मिक और किसी तरह। एक बार जब वो देर रात के मेंटरशिप डिनर से लौटी तो उसने उसे घूरते हुए देखा। उसकी लिपस्टिक उसकी ड्रेस पर बहुत ज्यादा चिपक गई थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका जबड़ा कस गया। अगले दिन ब्रेक के दौरान उसने उसे एक तरफ खींच लिया। तुम बदल गई हो, उसने भौहें चढ़ाई। नहीं, अब तुम मुझे साफ साफ देख पा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि यही बात है? वो चुनौती देते हुए पास आई। तुम मुझे चाहती थी, मैं तुम्हारे पास थी। क्या हुआ? तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे भी मुझे चाहेंगे। टीक का चेहरा काला पड़ गया, गुस्से से नहीं, बल्कि किसी और बात से। निराशा। तुम्हें लगता है कि यह सेक्स के बारे में है? दारा ने हाथ जोड़ लिए। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता? काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला, फिर चुपचाप। तुम्हारे साथ नहीं। उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया। उसने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उस रात से पहले किसी ने ऐसा कभी नहीं कहा था। न कोई होटल का कमरा था, न कोई लिफाफा, बस चाय। रिहर्सल के बाहर इंतजार करते हुए, तुम्हारे लिए लाल गुड़हल के फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता लिए हुए, उसने कहा, कोई बंधन नहीं, बस इसलिए कि मुझे लगा कि आज तुम्हें किसी मुलायम चीज की जरूरत होगी। उसने बिना कुछ कहे, हाथ थोड़े कांपते हुए उन्हें ले लिया। लेकिन उसने दूसरों को देखना बंद नहीं किया। वो कैसे कर सकती थी? प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई थी, नियम नहीं बदले थे, बस एक चीज बदली थी। वो था वह। अगले हफ्ते बैकस्टेज फिटिंग के दौरान एक और जज ने उसकी कमर पर हाथ रखा। वो हंसी, साथ खेली। गिगास ने उस शाम बाद में देखा। उसने पाया कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई है। वो वही था। तुम कोई खिलौना नहीं हो,
दारा, कंधे उचकाने के लिए। वे मुझे जो भी बनने के लिए पैसे देते हैं, मैं वही हूं। वो आगे बढ़ा, आवाज धीमी थी। मेरे लिए नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसके पीछे उसने अपनी पीठ लकड़ी से सटा ली और रोने की कोशिश नहीं की, क्योंकि चाहे कितने भी हाथ उसे छुए, किसी ने भी उसे उस तरह नहीं देखा था जैसे उसने देखा था। दारा अपने होटल के कमरे की बालकनी में खड़ी लेगों को ऐसे चमकते हुए देख रही थी जैसे किसी शहर को दर्द का एहसास ही न हो। नीचे हॉर्न बज रहे थे, सायरन बज रहे थे, लेकिन ऊपर सब कुछ शांत था। अब वो महसूस कर सकती थी कि उसकी दीवारें ढह रही है, इसलिए नहीं कि वो चाहती थी, बल्कि उसकी वजह से। टाइगा ने सेक्स का प्रस्ताव देना बंद कर दिया था। इसके बजाय वो उसे ऐसी चीजें देता था जिनकी उसे आदत नहीं थी। दया, मौन, धैर्य। उसने सुबह उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। उम्मीद है तुम अच्छी तरह सोई होगी। क्या तुमने आज खाया? क्या तुमने आज मुस्कुराया? सिर्फ अपने लिए, उनके लिए नहीं। पहले तो उसने उन्हें नजरअंदाज किया, फिर उसने एक शब्द का जवाब देना शुरू किया, एक वाक्य में। फिर उसने खुद को उसके नाम के स्क्रीन पर आने का इंतजार करते हुए पाया। एक दोपहर वो शूटिंग से लौटी तो उसने अपने दरवाजे पर एक बक्सा देखा। अंदर उसकी मां की दवाइयां थी, पूरी तरह से भुगतान किया हुआ, और एक छोटा सा नोट। तुम्हारे आंसू जीने की कोई कीमत नहीं है, मुझे मदद करने दो, आगा। वो बहुत देर तक नोट को देखती रही। उसका सीना भारी था, कुछ अनजाना सा था। कृतज्ञता, अपराध बोध, शायद प्यार है। जब उसने उस रात उसे फोन किया तो उसकी आवाज भर्रा गई। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं कर सकता हूं, उसने कहा, और क्योंकि मैं करना चाहता हूं। तुम मुझे जानती भी नहीं। मैं काफी जानता हूं, और बाकी मैं जानना चाहती हूं। उसने तब कबूल किया। कितने जजों के बारे में, कितनी बार, कैसे कभी कभी उसे उनके नाम भी याद नहीं रहते थे, बस जिपर और सीलिंग फैन की आवाज। उसने खामोशी की उम्मीद की थी, लेकिन टी की आवाज धीमी थी। तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हें यही करना था, और मैं यहां जिंदा रहने या कंगाल होने पर शर्मिंदगी उठाने नहीं आया हूं। शब्दों से नहीं, बल्कि सिसकियों से। बदले में कुछ मांगे बिना किसी ने उसे रोने की जगह नहीं दी थी। कुछ दिन बीते, वे छुप छुप कर मिलने लगे। सेक्स के लिए नहीं, सौदों के लिए नहीं, बल्कि लंबी सैर और शांत कॉफी के लिए। एक रात छत पर मधुर संगीत, जहां से ये सब शुरू हुआ। उसने उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुमसे प्यार करने दो, दारा। उसने धीरे से खुद को पीछे खींच लिया। पता नहीं कैसे, मैं बहुत गंदी हूं। टाइगा ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो और पास आया। फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे दिखाऊंगा, जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि तुम इसके लायक हो। वो दौड़ना चाहती थी, लेकिन पहली बार उसके पैर स्थिर रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो उस पर विश्वास करना चाहती थी। प्रतियोगिता का आखिरी दिन एक तरह के खामोश तनाव के साथ आया, जो दारा के पेट में धुएं की तरह घुल गया। बॉलरूम सोने और स्पॉटलाइट से सजा था। कैमरे गूंज रहे थे। प्रतियोगी पॉलिश की हुई गुड़ियों की तरह चमक रहे थे। मदारा, वो शांति से चल रही थी, क्योंकि एक बार के लिए वो मान्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए चल रही थी। उसने एक लाल गाउन पहना था जो जमीन को छू रहा था। उसका अफ्रीकी बाल मुकुट की तरह मुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की रेखाएं थी। मंच पर हर कदम कुछ पाने जैसा लग रहा था। अपनी आत्मा का एक हिस्सा, अपने गौरव का एक टुकड़ा। उसने जोश से भाषण दिया, शालीनता से नृत्य किया, संयम से सवालों के जवाब दिए, और जब वो दूसरों के साथ कतार में वापस आई तो वो मुस्कुराई। इसलिए नहीं कि उसे ताज मिलने का पूरा भरोसा था, बल्कि इसलिए कि अब उसे खालीपन महसूस नहीं हो रहा था। भीड़ ने तालियां बजाई। जजों ने गिनती की।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर नाम घोषित हुए। दूसरे स्थान पर रही दाराइस। वो बिल्कुल भी नहीं हिली, पलक तक नहीं झपकाई। उसने विजेता के लिए गरिमा के साथ ताली बजाई। पहले स्थान पर रही को शालीनता से गले लगाया। कैमरे उसे प्यार करते थे, लेकिन अब उसे उनकी जरूरत नहीं थी। जैसे ही वो नीचे उतरी, मंच की बत्तियां मंद पड़ने लगी। पसीने और आंसुओं से मेकअप फटने लगा। वे गिरने नहीं दे रहे थे। उसने उसे टीगा को आगे की पंक्ति के पास खड़ा देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो उसने कोई ऐसी ट्रॉफी जीत ली हो जिसकी बराबरी कोई ट्रॉफी नहीं कर सकती। वो उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अकेला नहीं। कैमरे अभी भी चल रहे थे। मेजबान हिचकिचाया, दर्शक बुदबुदाए, और फिर टीगा एक घुटने के बल बैठ गया, मानो जम गया। उसने एक अंगूठी का डिब्बा निकाला, मखमली काले रंग का, जिसमें एक चमकता हुआ हीरा था जो पत्थर में छिपी चांदनी जैसा लग रहा था। तुमने ताज नहीं जीता, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, पूरे बॉलरूम के लिए काफी ऊंची। लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। और अगर तुम मुझे स्वीकार करोगी, दारा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कमरे में सन्नाटा छा गया। दारा की सांस रुक गई। उसका हाथ कांप रहा था और उसने अपना मुंह ढक लिया। यह कोई परीक्षा नहीं थी। टूटी हुई लड़कियां अपनी कहानियां ऐसे खत्म नहीं करती। उसने फुसफुसाया, मैं ही क्यों? वो धीरे से उसके चेहरे को सहलाते हुए खड़ा हो गया। क्योंकि तुम्हारा सोना, दारा, तुम्हें चमकने के लिए बस आग से गुजरना था। उसके गालों पर आंसू बह निकले। उसे अब परवाह नहीं थी कि कौन देख रहा है। उसने हां में हामी भर दी। कमरे में हलचल मच गई। कैमरों की चमक फीकी पड़ गई। लेकिन दारा सिर्फ उसे देख पाई। उसने कोई ताज नहीं जीता, लेकिन आज रात वो कुछ दुर्लभ लेकर चली गई। एक ऐसा प्यार जिसने उसे दागों के बावजूद देखा और फिर भी उसे चुन लिया। गैरी का चेहरा हर ब्लॉग पर था। सुबह तक कुछ सुर्खियों ने उसकी तारीफ की। बिना ताज वाली रानी को अंगूठी मिलती है। कुछ ने उसे कीचड़ में घसीटा। सुंदर रानी या अनुरक्षक। एक सौंदर्य प्रतियोगिता की जज और प्रतियोगी की निंदनीय प्रेम कहानी के अंदर इंटरनेट पर बहुत ही क्रूर माहौल था। अज्ञात टिप्पणीकारों ने उसे सोने की खोजी कहा, एक कलंक, एक धोखेबाज। कुछ ने कहा कि टीगा मूर्ख है। दूसरों ने कहा कि उसने हमेशा के लिए प्रतियोगिता की अखंडता को कोस लिया है। ड्यूरा ने उन सभी को पढ़ा और अपने जीवन में पहली बार वो टूटी नहीं, क्योंकि टीगन कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता। इन सब के बीच वो उसके साथ रहा। उसने उसे एक बार भी छिपने के लिए नहीं कहा। उसे कभी चुप रहने के लिए नहीं कहा। उसने उसे सबके सामने गले लगाया, गर्व से उसे अपनी मंगेतर कहा, राष्ट्रीय टीवी पर उसका माथा चूमा, और सबसे जरूरी बात, जब वो जवाब देना चाहती थी तो उसने उसकी बात सुनी। चलो बात करते हैं, उसने कहा। चलो सच को अपनाते हैं। और उसने ऐसा ही किया। दारा ने एक इंटरव्यू दिया। शांत, बेबाक। उसने गरीबी, जीने के तरीके और अपनी जैसी लड़कियों के खिलाफ सुंदरता को हथियार बनाने की बात कही। उसने झूठ नहीं बोला। उसने अपनी बात को मीठा नहीं बनाया। उसने कैमरे में देखा और कहा, हां, मैंने ऐसे फैसले लिए जिन पर मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए जो करना पड़ा, उसके लिए मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और मैं किसी को भी मेरे सबसे बुरे पल से मुझे परिभाषित नहीं करने दूंगी। वो वीडियो वायरल हो गया। युवा लड़कियों ने उसके डीएमएस को नफरत से नहीं, बल्कि उम्मीद से भर दिया। जो महिलाएं कभी खामोश रहती थी, उन्हें महीनों बाद समुद्र तट पर आयोजित एक छोटे से समारोह में, जहां सिर्फ परिवार और कुछ भरोसेमंद दोस्त मौजूद थे, उनकी कहानी में एक आवाज मिली। दारा एंटिगा की शादी हो गई। उनकी पोशाक साधारण थी। उनकी मुस्कान दिव्य थी। उनकी मां, जो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी, ने उनका हाथ थाम लिया और फुसफुसाते हुए कहा, तुमने अपना ताज नहीं खोया, मेरी बेटी। तुम एक हो गई।
उसी साल बाद में दारा ने एक मॉडलिंग एजेंसी शुरू की, प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी के लिए। उन्होंने इसे रेड गाउन नाम दिया। उस रात के सम्मान में उन्होंने खुद मंच पर कदम रखा। उन्होंने लड़कियों को सलाह दी, छात्रवृत्तियां प्रदान की, स्वास्थ्य क्लिनिकों के साथ साझेदारी की। उनका अतीत एक जंजीर नहीं, एक साधन बन गया। और हर बार जब वो युवा आशावानों के सामने खड़ी होती तो कहती, पहचान बनाने के लिए तुम्हें खुद को बेचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस विश्वास करने की जरूरत है, तुम योग्य हो। और अब जब टेगा उसे गुड नाइट किस करता है तो उसे कोई स्कैंडल या कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आती जिसने अपना जिस्म बेचा हो। उसे वो औरत नजर आती है जिसने उसे सिखाया था कि प्यार पूर्णता के बारे में नहीं बल्कि लाल रंग के बारे में होता है।